What is the most funniest or most unexpected thing that happened during one of your trip? अब तो बहुत किस्से हो गए हैं मेरे पास बच्चों को सुनाने के लिए, आपको सुनाने के लिए। तो एक हमारे बड़े प्यारे अंकल आंटी थे और वो हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ दुबई गए थे। तो वो उनको इंग्लिश, उनकी आपको पता है सीनियर सिटीजन जो गांव से हैं उनकी इंग्लिश नहीं वो मतलब कि प्रॉपर स्किल नहीं होती, वो फ्लुएंट नहीं होते जैसे हमारी है वैसी उनकी होती है ना। हमारी भी वो प्रॉपर एक्सेंट तो नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग इन इंग्लिश बट दैट फ्लो इज़ नॉट दैट मच गुड। ओके, सो वो अंकल जी ने बहुत ट्राई किया और मैं सच में हैरान हो रहा था कि यार अंकल जी दब नहीं रहे, मतलब कहीं ना कहीं। तो हम एक मॉल में गए और वहाँ पे ना उन्होंने प्रॉपर्टी का वो लगाया हुआ था डिस्प्ले, रियल एस्टेट का डिस्प्ले। और अंकल जी के पास ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट का उनका मन किया होगा, तो वो गए वहाँ, उनको लड़की ने आगे से ग्रीट किया और वो समझाने लग गई लड़की ना। तो अंकल जी समझ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं क्या अंकल जी क्या बात है, मैं भी साथ में ज्वाइन हो गया। तो वो समझा रही है, अंकल जी ओके 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 है ना। तो बाद में जब उन्होंने लड़की पूछा कि आपको समझ आ गया, अंकल जी कहते जस है ना। तो वो बोले व्हाट डू यू डू है ना। अंकल जी को समझ आ गया कि मेरे से कुछ पूछा है। अंकल कहते आई बिजनेस इंडिया बिजनेस आई। वो कहती ओके ओके ओके। सो फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट है ना। वो वही अंकल जी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अंकल जी कहते आई इन्वेस्ट दुबई इन्वेस्ट है ना। तो बाद में वो जो आगे बेचारी लड़की थी है ना, उसको लगा कि अंकल जी तंग हो रहे हैं ना। तो अंकल जी, तो उन्होंने आगे से बोला, कहते अंकल जी आपको चाहिए क्या। तो आई वॉज आल्सो शॉक्ड, अंकल वॉज आल्सो शॉक्ड कि उसको हिंदी आती है, क्योंकि उसका वो बाहर की लड़की थी ना, हमारी इंडियन नहीं थी। तो अंकल जी आगे से बोले, कहते तेरे को हिंदी आती है। वो कहती हाँ मेरे को आती है। कहता फिर मेरे को क्यों इतना मेरे जोर लगवा रही है, मेरे पहले हिंदी में समझा देती है ना। तो इतना फनी सीन था ना, मतलब हम लिटरली दूरे हो गए कि यार एकदम से एक गोरी मेम आपको जी बोले कि आपको चाहिए क्या, उसका एक्सेंट था, और अंकल इधर से बेचारा इंग्लिश में दोनों हाथ कर रहा है ना। तो वो बड़ा प्यारा इंसिडेंट था। तो ऐसे बहुत किस्से हैं, और ख़ास करके सीनियर सिटीजन के साथ तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस डिफरेंट। अब मैं दुबई जाना है, मेरे को यही एक्साइटमेंट है, दुबई की एक्साइटमेंट कम है, सीनियर सिटीजन के साथ जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। सर आपके अकॉर्डिंगली ट्रैवल की फ़िलॉसफ़ी क्या है? आज के मॉडर्न टाइम में हमें हर तरह की फैसिलिटी मिल गई है, चाहे वो कपड़े धोने की मशीन है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है। सब कुछ ईजी हो गया है, लेकिन डिफ़िकल्ट कहाँ हो गया, टाइम में। लेकिन टाइम नहीं रहा बंदे के पास, इंसान के पास टाइम ही नहीं है। बुजुर्गों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन टाइम था, वो बैठते शादियों में 5-5 दिन के लिए जाते थे। और आज की शादियाँ 12 बजे बंदा जाता है, 3 बजे खाना खा के ही वापस आ जाता है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो ट्रैवल की फ़िलॉसफी इसमें काम ऐसे करती है कि आपको जब आप छुट्टी पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप अपना टाइम निकाल के जा रहे हो। इंटरनेशनली जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप रोमिंग पैक मत लेके जाओ, क्योंकि अगर वहाँ भी आप फ़ोन नहीं छोड़ोगे तो घूमने का क्या फ़ायदा। और 70-80% कस्टमर या ट्रैवलर ऐसे ही करते हैं, वो सच में पैकेज नहीं लेते, वो वाईफाई आते हैं होटल, अपना शाम को चेक करते हैं और दिन में घूमते हैं। तो अपने आप ट्रैवल एक थेरेपी है। तो ट्रैवल की फ़िलॉसफी बड़ी प्यारी है कि अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, ज़िंदगी में ऑफ द टॉपिक, ये दिल्ली की भीड़ भाड़ की दुनिया से दूर होना है, एक बार से सुकून चाहिए, तो ट्रैवल आपके लिए बना है। क्योंकि हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। फ्लाइंग लीडर का फर्स्ट सीनियर सिटीज़न का टूर था। सीनियर सिटीज़न के साथ जब आप ट्रैवल करते हो तो मेनली एक एज अ ट्रैवल कंपनी आप क्या चैलेंजेस फेस करते हो, या आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहता है? अगर आप सीनियर सिटीजन वाले टूर का रिव्यू ऑनेस्ट पूछो ना, तो दिस वाज माय वन ऑफ द बेस्ट टूर। चैलेंज तो आसपास ही नहीं है। रीज़न कि आपके साथ आपके बुजुर्ग जा रहे हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं एक तरह से ना। तो वो पेरेंट्स ही हैं मेरे, जो बच्चे उनको भेज रहे हैं वो मेरी जिम्मेवारी पे भेज रहे हैं, मेरे साथ भेज रहे हैं। तो वो इतना प्यारा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनाई, किस्से सुनाए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, उनके पास अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। ना वो मेरे को रील की बात बता रहे हैं, ना किसी सेलिब्रिटी की बात बता रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने किस्से। ठीक है। तो एक अंकल जी ने मेरे को बात बताई, कहते मैं आपकी आंटी, मतलब वो मजाक कर रहे थे एक दूसरे को कि आपके आंटी मेरे साथ बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद लड़ने लगे हैं मेरे से। क्योंकि जो वो मेरे को 30 साल पहले बोलते आ रहे थे, वो चीज़ आज मेरे को रियलाइज़ हो रही है। क्योंकि जब मैं अच्छी पोस्ट पे था तो मेरे को लोग बहुत रिगार्ड करते थे, और मैं इतना बिजी था, इतना मशरूफ था अपने काम में, और मैंने ऑनेस्टली काम किया है। और हर दिवाली पे तोहफे आते थे, हर न्यू ईयर पे गिफ्ट आते थे, हर इवेंट पे लोग इनवाइट करते थे, आओ सर आओ आओ। और मेरे को ये लगता था कि क्या बात है यार, मेरी क्या पहुंच है ना। वो नेचुरल फीलिंग थी, मान नहीं था, वो नेचुरली आ रहा था। लेकिन भाई बोलते थे कि बच्चों को घुमा लाओ, हम घूमने चलें, तो मैं बोलता था टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वो बोलते थे कि जो आज आपको ये बता रहे हैं ना कि आप इतने
अच्छे हो, इतने स्मार्ट हो, ये सिर्फ जितना टाइम आप रिटायर नहीं होते ना उतना टाइम ही है। मैंने बोला नहीं यार, ये मेरे दोस्त भी हैं, ये मेरे परिवार बन गए हैं, मेरी लाइफ है। जब मैं रिटायर हुआ ना, तो दिवाली, नेक्स्ट दिवाली पर अगर 100 गिफ्ट आ रहा था सपोज, तो मेरे को 10 ही है, और उसके नेक्स्ट वाली दिवाली को सिर्फ 2 ही है, और वो 2 भी मेरी रिश्तेदारी में ही थे, इसीलिए आए। वो अंकल जी का कहना है, कहते अब जब मैंने अपनी वाइफ को ये बात बताई कि हाँ तू सच बोलती थी, तो वाइफ को तो वैसे ही मौका चाहिए था, ठीक है। तो वो अंकल बोलते हैं कि अब मैं अपने रिटायरमेंट के बाद ठंडा हूँ, सुकून में हूँ, और इनकी सुन रहा हूँ कि पहले 30 साल तुमने मेरे को बोल रहे थे, अब आप जितना बोलना है बोलो, अब मैं सुनूंगा। तो ये उनका एक्सपीरियंस था कि लाइफ को मैंने उस टाइम पे छुट्टी लेकर क्यों नहीं इंजॉय किया। रिग्रेट नहीं वो बोल रहे थे वर्ड, क्योंकि बोल रहे कि हमने अभी फैसला कर लिया है, हमने अभी निकलना है, हम घूमने जा रहे हैं, हम सोलो भी जा रहे हैं दोनों, कभी रोड ट्रिप पे चले, कभी कहीं चले गए, ताकि चलो जो टाइम हमारा निकल गया, हमने काम किया, बच्चों के लिए किया, वो निकल गया। लेकिन उनका ये एक कहीं ना कहीं माइंड में था कि हमने डे 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया घूमना, कि हमने बहुत टाइम लगा दिया ये डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे ऐसे किस्से और बहुत आते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस आते हैं, वो अपने जॉब की बात बताते हैं। जब उनके चैलेंज सुनते हैं ना, तो अपने चैलेंज छोटे लगने लग जाते हैं, फिर वो मोटिवेशन और मिलती है, और वो गाने गाते हैं, वो मतलब कि एक दूसरे को टीज़ करते हैं, वो प्रपोज करते हैं, वो हमारे साथ बोलते हैं बेटा खाना खाओ, बेटा आपने खाया पहले आप खाओ। तो दूसरा टूरिस्ट ऐसे नहीं करता, वो सीनियर सिटीजन ही ऐसा करते हैं। और वहाँ मतलब कि लगता ही नहीं कि मैं ट्रैवल के कस्टमर के साथ आया हूँ, मेरे को ये लगता है कि हाँ मेरे फादर मदर ही आए हैं। वो इतना ध्यान रखते हैं, हम उनका रखते हैं, वो हमारा रखते हैं उल्टा। तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस। जैसे हर एक टूर में जो है सरप्राइजेज होते हैं, आप जो है मैंने सुना है आपकी टीम से कि आप अपने जो सीनियर सिटीज़न के ग्रुप टूर रहे हैं आपके, या अभी आपके जो ट्रिप आने वाले हैं, उसमें भी आप लोग काफ़ी सरप्राइजेज प्लान करते हो अपने कस्टमर्स के लिए। सो कैन यू शेयर वन अनफॉरगेटेबल गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम अ ग्रुप टूर? हम मलेशिया उतरे थे, और उसके बाद क्योंकि यहाँ से फ्लाइट, पहले एयरपोर्ट जाता है बंदा, फिर एयरपोर्ट से फ़्लाइट होती है, एयरपोर्ट पे बैठना पड़ता है, फिर वहाँ से एयरपोर्ट के ऊपर फिर गाड़ी पे जाना, तो वो 12-13 घंटे ओवरऑल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं बंदा पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, और सीनियर सिटीजन ज़्यादातर। तो पहले दिन हम कोशिश करते हैं कि जो दोपहर बंदा लैंड होता है तो हम रेस्ट करवाएं सीनियर सिटीजन की, ताकि उनको प्रॉपर उनकी बॉडी जो एग्जॉस्ट हुई थी वो रिलैक्सिंग हो जाए। तो इस बार मैंने क्या किया, देखो सरप्राइज़ मैं रिवील ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर सरप्राइज़ नहीं रहते। एक बताता हूँ, जैसे आपने पूछा कि कोई एक किस्सा बताओ, तो हमने शाम को उनके लिए फुट मसाज अरेंज करवा दी, ठीक है। और फुट मसाज इंटरनेशनली बड़ी रिलैक्सिंग थी, क्योंकि उन्होंने पूरा मतलब कि वो होता है ना कि 15 मिनट की 30 मिनट की, हमने उनको बोला कि जो पूरी रिलैक्सिंग हो वो करो ताकि मज़ा आ जाए। आप यकीन मानना, वो टूर हमारा 8-9 दिन का टूर था, ठीक है। और वो सीनियर सिटीजन उस फुट मसाज को ही याद कर रहे थे, कहते यार वो मज़ा आ गया, क्योंकि हमारे ध्यान में नहीं था कि आप ये करवाओगे, बाकी आइटम नहीं तो हमें पता था कि यहाँ लेके जाओगे, यहाँ लेके जाओगे, यहाँ लेके जाओगे, लेकिन वो सच में रिलैक्सिंग भी थी और सरप्राइज भी अच्छा था। तो उसके बाद हम और भी प्लान करते गए। अगर उनका फीडबैक इतना प्यार आता है, मतलब कि आप किसी को प्यार दे रहे हो, अगर से दुगना प्यार आ रहा है तो हम भी प्यार देंगे। अगर कस्टमर बोलता है कि मैंने तो पैसे दिए, मैंने तो तसल्ली करवानी है, तो हम उतनी सर्विस देते हैं जितनी हमने कमिट की होती है। फिर हमारा ही मन नहीं करता कि यार उसको एक्स्ट्रा सरप्राइज दें, वो नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि प्यार से बंदे की चाहे जान ले लो, लेकिन डंडे से तो फिर आप जो काम करवाना है वो करवा सकते हो। जो हमारी सर्विस है हम देंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जो हम दिल से प्लान करना चाहते थे, फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ में हम फिर पीछे हट जाते हैं कि यार बंदा समझ ही नहीं रहा, बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा। और 1000 में से 1-2 क्लाइंट ही ऐसे होते हैं। ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन है, जैसे आप काफ़ी कंट्रीज़ में ग्रुप टूर्स लेके जाते हो, सोलो ट्रैवल करते हैं लोग या कपल्स ट्रैवल करते हैं, हनीमून डेस्टिनेशंस भी आप सेल करते हो, सो विच डेस्टिनेशन डू यू थिंक ब्रिंग्स आउट द मोस्ट इमोशन और रिएक्शंस फ्रॉम ट्रैवलर्स? हमारे परिवार में अगर 5 मेंबर है ना, तो पांचों का टेस्ट अलग है। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी का गुस्से वाला नेचर है, किसी का प्यार वाला नेचर है। तो हर तरह का सेगमेंट ट्रैवल इंडस्ट्री में भी, अगर 20 बंदे हमारे साथ ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वो दुबई को एंजॉय ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और उसमें से 2-4 लोग बोलते हैं कि नहीं यार यहाँ मेरे को पहाड़ भी देखने थे, मेरे को माउंटेन पसंद है, होते हैं। तो उनको ऑब्वियस है एशिया पसंद ज़्यादा आता है, ठीक है। और जब एशिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, वो लोग दुबई की बिल्डिंग्स को मिस करते हैं। सिंगापुर जाते हैं तो वो लोग वहाँ के एक देश ने कितना ग्रो किया है उसके ज़्यादा हैरान होते हैं, ठीक है। सो इसमें कंपैरिजन आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर देश की अपनी खूबसूरती है, हर कंट्री की अपनी खूबसूरती है, उनके कल्चर की, उनके लिविंग स्टाइल की, उनके एमेनिटीज़ की, उनके खाने पीने की। कुछ लोग सी फूड इन्जॉय करते हैं, कुछ हमें जाके ये बोलते हैं कि यार इंडियन दो, हमें सी फूड से दूर ही रखो, कुछ सी फूड के लिए ही जाते हैं। तो डेफिनेटली इसमें हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, हर बंदे का अपना अपना रिव्यू है। कोई उस जगह को 5 स्टार देता है, कुछ 3 स्टार भी देता है, ठीक है। वो कस्टमर का टेस्ट है, कस्टमर का चॉइस है, उसको कैसे घूमना है, क्या करना है। पहाड़ों में जाने वालों का अपना वाइब है, बीच पे जाने वालों की अपनी है।
वो टोटली डिफरेंट पार्ट। जैसे आप काफ़ी कंट्रीज़ के ग्रुप टूर प्लान करते हो, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप टूर की आइटनरी आप बनाते कैसे हो? मतलब आपके जहन में ये चीज़ कैसे आती है कि इस वाली आइटनरी में हमने ये चीज़ें रखनी हैं, और आप ये भी कैसे सोच लेते हो कि हाउ यू रिलेट कि लोगों को ये चीज़ तो इसमें चाहिए ही चाहिए, तो ये आइटनरी होनी चाहिए, मतलब कि आप ग्रुप टूर की आइटनरीज बनाते कैसे हो? मैं इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल दूंगा। आगरा सबने देखा है, ताजमहल इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड वाइड फेमस है ना जगह है। अगर बंदा आगरे का प्लान कर रहा है टूर, तो उसको पता है कि मेरे को ताजमहल देख के ही आना है। और अगर वो नहीं देख के आता, हम भी उसको मूर्ख बोलेंगे, और सच में मूर्ख ही होगा। अगर वो घूमने जा रहा है, मतलब चलो बिजनेस पर्पज जा रहा है, छोड़ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा बिजनेस पर्पज के लिए जा रहा है तो एक दिन निकाले, वो ताजमहल जरूर देख के है। तो हमारा भी यही होता है कि बंदे को नॉलेज नहीं है कि बाहरी कंट्री में क्या क्या चीज़ देखने के लिए है। हाँ, वो रील्स देखेगा, यूट्यूब देखेगा, उसमें कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वो दिखाने में हाई बना देते हैं, लेकिन उतनी वर्थ नहीं होती। ठीक है, सो जो हमारी आइटम नहीं बनती है उसमें हम ये बोलते हैं कि सर ये 5 चीज़ें तो रिकमेंडेड है। जैसे आज एक कस्टमर सुबह मैं आपको बता रहा था कि वो बोल रहा है कि मेरे को दुबई जा रहा हूँ, लेकिन डेजर्ट सफारी आप निकाल दो, मेरे को नहीं करनी। तो हमारा उसको ये था कि सर आप चाहे पूरा टूर इधर उधर सफल कर लो, लेकिन डेजर्ट सफारी तो आपको जाना ही चाहिए। तो उसने आगे से साइड मैंने पूछा ऐसा क्या है, हमने बोला यही तो है जो करना है आपको। ठीक है, सो हमें ये होता है कि बंदे को जो चीज़ वर्थ है वो तो देख के आए। हाँ, जो नेक्स्ट 10 ऑप्शन है उसमें से हम उसको बता देते हैं कि लोगों का इसमें फीडबैक ज़्यादा अच्छा है, इसका वो बोलते हैं कि पैसा ख़राब गया, वो हम गाइड कर सकते हैं आपको। लेकिन जो हमारे ग्रुप टूर की आइटनरीज होती हैं वो सारी बुरी प्लान्ड होती हैं। उसमें लेयर डे भी होता है, उसमें लेयर टाइमिंग भी होती है, रेस्ट टाइमिंग भी होती है, डिनर के टाइम होता है, शॉपिंग के लिए होता है। तो वो पूरे तरीके से प्लान करके चलते हैं। तो हमारा यही रहता है कि अगर बंदा 50,000 भी लगा रहा है तो उसको 60,000 का वैल्यू मिले। अगर बंदा लाख लगा रहा है तो उसको 2 लाख की वैल्यू बने। तो वो हर चीज़ वहाँ देख के एंजॉय करके है। सर, क्या आप हमें कोई ऐसी जगह का एक्सपीरियंस बता सकते हैं जहाँ पे आपको मतलब कि टेक्नोलॉजी से दूर हो, मतलब कि जहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे आपने कुछ ऐसा अलग से एक्सपीरियंस किया हो कि आपको लगे कि यहाँ पे एक बार तो मतलब कि बंदे को आना ही चाहिए, कि मस्ट विजिट प्लेस है, जहाँ पे मतलब कोई ऐसी चीज़ आपके जहन को हिट की हो कि हाँ कि ये ज़रूरी है आज के टाइम में, ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मतलब कि कुछ काइंड ऑफ जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस होता है कि हिडन जैम, अनएक्सप्लोर्ड जगह, तो ऐसा आपने अनुभव अपनी लाइफ में किया है? किसी भी इंडियन को ये नॉलेज अभी नहीं है, मेरे को भी नहीं थी, कि एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो वीज़ा फ्री भी है और यहाँ पे पहुँचना बड़ा सस्ता, इजी, कन्वीनियंट भी है। और यहाँ के लोग आपको देखकर ही आपको हाथों पे उठाते हैं। और वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस है ही नहीं है, घूमने का एक्सपेंस है ही नहीं है। और वो एक ऐसा आइलैंड है, ऐसी जगह, ऐसा स्टेट है जहाँ पे कल्चर भी आपको दिखेगा, आपको वहाँ पे क्रूज़ भी दिखेगा, आपको वहाँ पे पहाड़ भी दिखेंगे, आपको वहाँ पे बीच भी दिखेगा, आपको वहाँ पे सुकून दिखेगा। और ये वीज़ा फ्री है साबा मलेशिया में। आपने भी नहीं सुना होगा शायद इसको, साबा मलेशिया। ठीक है, तो यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, कॉमन हर जगह बंदा घूम रहा है, लेकिन आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा यहाँ जाकर कि आप फील करोगे कि दुनिया में इतनी प्यारी कंट्री भी है, दुनिया में इतनी प्यारी जगह भी है। तो मेरी तरफ से अगर मैं रिकमेंड करूँ तो अभी के लिए तो साबा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि वहाँ रश नहीं है, क्राउड नहीं है ना, टूरिस्ट नहीं है उतना, इंडियन टूरिस्ट नहीं है, बाहर के लोग जिनको पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो वहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे इंडियंस को जैसे ही पता चलेगा तो डेफिनेटली वो भी इंजॉय करेंगे। तो करना चाहिए, साबा मलेशिया मस्ट मस्ट एक्सप्लोर एक बार करना चाहिए। जैसे मैंने सुना भी है, आप साबा गए थे दिस ईयर, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे आपने रियल जो जंगल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी देखा है। एंड हमारी आज जो बात चल रही थी उसमें आपने ये भी बताया था कि वहाँ पे भी ऐसे आइलैंड्स बने हुए हैं काइंड ऑफ जैसे मालदीव्स का एक्सपीरियंस भी आपको वहाँ पे मिलता है। सो आई थिंक साबा इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप नेचर लविंग हो या आप हनीमून डेस्टिनेशन के लिए भी जा रहे हो, सो डेफिनेटली अगर आपकी दुआ से वुड लाइक टू एक्सप्लोर साबा, राइट? सो कैन यू शेयर अ फ्यू बजट हैक्स फ्लाइंग लीडर यूजेस टू मेक अ 5-स्टार एक्सपीरियंस इज अफोर्डेबल? घूमने के लिए पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी कि फ़्लाइट वही है, होटल वही है, जगह वही है, लेकिन बजट में आपको कैसे घुमा सकता है फ्लाइंग लीडर, उसके लिए वी आर ऑलवेज ओपन। उसका रीज़न है हमारा एफर्ट, हमारी मेहनत जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ग्रुप बनेगा, हम ग्रुप डिस्काउंट लेंगे, हम ग्रुप प्राइस लेंगे, हम ग्रुप इकट्ठा करेंगे, हम उस सब से अरेंजमेंट करेंगे। तो जो कॉस्ट हमारी सपोज 1 लाख आनी थी तो वो 90 तो आएगी आएगी।
ठीक है। और दूसरा हमारा ये होता है कि अगर ग्रुप जा रहा है फिर उसको सर्विस भी चाहिए, ठीक है। तो जब हमारे इकट्ठे बंदे जा रहे हैं 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। हमारा ये होता है कि हमारा परिवार आ रहा है फ्लाइंग लीडर का, तो उनके लिए कहीं भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। तो ग्रुप 2 जो हमारे बनते हैं उनकी डेट्स बनती हैं, जैसे भी हमने दुबई की लॉन्च की हैं, तो वो सारी की सारी प्लान्ड होती हैं, बजट में होती हैं। बंदा सोलो जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बंदे को फिर टैक्सी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको खाने पीने के लिए सिंगल शेयरिंग पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं जो आपकी सिंगल या फैमिली शेयरिंग में कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है ग्रुप टूर का, वो ये मानना है कि सपोज आप अपनी वाइफ के साथ घूमने जा रहे हो, ठीक है, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन फिर भी 50% टाइम नेचुरल बातें रिश्तेदारों की होंगी, अपने कलीग्स की होंगी। तो फिर आप नया क्या करने जा रहे हो? अब अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो नेचुरल मामी, चाची, ताई, मासी की बातें होंगी। उसने भी बोला था ना आप नहीं जा सकते घूमने, ये देखो हमारा पूरा परिवार बैठा है, ऐसी बातें करते हैं लोग। लेकिन जब आप ग्रुप टूर में जा रहे हो ना, तो कोई रिटायर्ड बंदा है, ठीक है, कोई टीचर रिटायर्ड हुआ है, कोई पुलिस में था, कोई कहाँ से था, कोई कौन से स्टेट से है, तो वो मिक्सचर बनता है। तो वो रिश्तेदारों की किचकिच बंद हो जाती है जो हमारी सोसाइटी करती है, ठीक है। तो ग्रुप टूर का जो अनुभव है वो सच में बड़ा प्यारा होता है, बजटेड भी होता है, डिफरेंट भी होता है। और मेरी तरफ से मैं बोलूँगा कि मस्ट एक्सपीरियंस, एक ग्रुप टूर आप जरूर ट्राई करके आओ, चाहे वो डोमेस्टिक ही कर लो। मनाली हमारा 5000 में है, आप वही ट्राई कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप में कैसा बॉन्ड बनता है। आप भूल जाते हो अपने रिश्तेदारों को, फैमिलीज़ को, टेंशन्स को, आप एक नए लोगों के साथ नई दुनिया में चले जाते हो। आप क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहते हो वो लोगों को जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं अपनी लाइफ में? मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होते होंगे क्योंकि फ़्लाइट का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज बैरियर फील करते होंगे, तो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस है उन लोगों के लिए? जो लोग पहली बार घूमने जा रहे हैं ना, वो हमारी तरह ही हैं, क्योंकि हम जिस कंट्री में अब जाएंगे वो नई होगी हमारे लिए, हमारा भी नया अनुभव होगा, ठीक है। सो पहली बार ट्रैवलर को कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट ही आएगा। और पहले टूर की एक्साइटमेंट पहले की ही रहती है। मैं आजकल बोल देता हूँ कि मैं वियतनाम 5 बार जा आया, क्योंकि मैं हो सकता है पहली बार वियतनाम गया था और वो मेरे दिल में पहले ही बस गया, ठीक है। उसका ये रीज़न एक साथ में ऐड होता है। तो पहला टूर तो वैसे एक्साइटिंग होता है, तो घबराने की चिंता ही कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने तरीके से एंजॉय करोगे। आप इंडिया घूमते आप बाहर देख रहे हो, उनका कल्चर देख रहे हो, नेचर देख रहे हो, एक नई दुनिया देख रहे हो। तो पहला टूर तो सच में ही कमाल है, वो तो बेफिक्र होकर जाना चाहिए। दूसरे पे बंदा सोचे कि यार पहले में ये मैं करके नहीं आया, ये मेरा रह गया, मैं इसलिए जाऊँ। पहले पे तो वो बेफिक्र हो जाए। वैसे बोलते ना कि रिटायर होकर चले, याद होकर चले कि यार देखा जाएगा, पहला एक्सपीरियंस है, क्या करना क्या नहीं करना, उस तरीके से जाए। पहले में एक्सपेक्टेशन लगाएगा, पहले में R&D करेगा, यूट्यूब करेगा, ब्लॉग देखेगा, वीडियो देखेगा, वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो यूट्यूब में देख के गया था कि यार ये देखना है, मेरा ये रह गया, वो रह गया। कुछ नहीं है, ठीक है। आप दुनिया देख रहे हो ना बाहर, पहली बात तो यही बहुत है। दूसरी बात, आपका टूर प्लान्ड है ना, तो उसमें सारी चीज़ें वर्थ डाली ही होंगी। कोई भी ट्रैवल कंपनी है वो चीज़ें डालती है जो वर्थ हो, ठीक है। सो पहले टूर वालों को तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि भाई बस चलो, जिगरा निकालो, दिल निकालो और उड़ जाओ बस। घूमना जो है सर हर किसी का सपना है आज के टाइम में, हर कोई घूमना चाहता है। आज के टाइम में लोग आफ्टर कोविड इतना पैसा सेव करने में बिलीव नहीं करते। उनको ये लगता है कि ज़िंदगी में पता नहीं क्या कब हो जाए। ये कोविड के बाद ज़्यादा लाइफ का रियलिटी बाहर निकल के आया है। तो आपकी जो टीम है, मैंने सुना है कि उसमें से मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स आपके इंटरनेशनल ट्रैवल किए हुए हैं। आप उनका सपना भी पूरा कर रहे हो, जैसे आप लोगों का सपना पूरा कर रहे हो, अपनी टीम मेंबर्स को भी आप ट्रैवल करवाते हो। क्या आपको इसके कुछ बेनिफिट्स निकल के सामने आए हैं, या आप क्या सोचते हो अपनी टीम मेंबर्स को लेकर? लोग कहते हैं कि बिजनेस में इमोशन नहीं होता, लेकिन मेरे लिए इमोशन ही सब कुछ है। मेरे लिए मेरी टीम नहीं है। मैं कभी एम्प्लॉय वर्ड यूज़ ही नहीं करता। मेरे लिए मेरा टीम परिवार है, क्योंकि 9 से 6, 9 से 7 मैं इनके साथ ही रहता हूँ, ठीक है। मैं, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, हम सभी ऑफिस में काम करते हैं इनके साथ। तो मेरे लिए मेरा टीम मेरी परिवार है। और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी सर्कमस्टांसेस में मैं उस एज में नहीं घूम पाया, तो ये बच्चे ट्रैवल करके हैं, ये दुनिया देख के हैं। वहाँ ये नहीं होता कि ये घूमेंगे तो इनको काम बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, मेरा वो नेचर ही नहीं है। आप यकीन मानना, पूछना हमारी टीम से कि जो बंदे ज्वाइन करे को 2 महीने हुए हैं ना, वो भी घूम के आ रहा है। जिसको 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, वो भी घूम के आ रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं वो घूमे, उनके कोई फैमिली मजबूरी बनी, कुछ भी बना, वो एग्जिट कर गए। लेकिन मैंने उनको यही नहीं बोला कि हमने आपको घुमाया था, आपका ये टारगेट पूरा करो फिर घुमाएंगे, ये करेंगे, नहीं। लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। हमारी टीम में कुछ लोग 3 बार घूम आए, 2 बार घूम आए। अभी मेरे को भी बोलेगा कि मेरे को घूमने जाना है, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा डिसीजन है, चल कहाँ जाना है बता,
सर, ठीक है। सो हमारा नेचर टोटली डिफरेंट है और मेरा मानना यही है कि आप किसी बंदे से फिजिकली कोई काम करवा सकते हो, लेकिन जिस बंदे को सेल्स करनी है, जिस बंदे ने काम करना है, जिस बंदे ने ज़िंदगी जीनी है, वो फ्री माइंड करे तो ज़्यादा बेटर है। तो हम खुद प्लान करते रहते हैं, हमारी खुद आउटिंग चलती रहती है, हमारी पार्टीज चलती रहती हैं और हम सच में लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और कभी किसी टीम मेंबर को आपने देखा होगा, आपने इतनी कॉर्पोरेट रिव्यूज़ देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, लोगों का मजाक देखा है कि वो कैसे बॉस और उसका वो करते हैं। हमारे यहाँ अगर मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ है ना, तो हमारी टीम वहाँ पे कोकोनट वाटर लेके खड़ी थी, ठीक है। और किसी बॉस के घर में कोई ऐसे नहीं जाता, ठीक है। तो मेरे लिए वो मेरा परिवार है और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि वो हर दुख सुख में मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। तो ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए दुनिया है, हम तो वही सिर्फ दुनिया में जीने आए हैं और जिएंगे, ऐसे ही जिएंगे। गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस बहुत हो रहे हैं। कुछ टीम मेंबर किसी चक्कर में छोड़ रहे हैं, किसी में चक्कर में, सबका अपना अपना कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, हम तो यही वर्ड बोलेंगे। लेकिन हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हमें अपना सुकून नहीं खोना। हमारी गलती होगी, हम माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। अगर वो जा रहे हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो आज भी वैसे ही है नेचर में और वैसे ही रहेंगे। लाख दुनिया कोशिश कर ले हमें बदलने की, हम बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे में निम्रता है, सादगी है, इंसानियत है, सच्चाई है। कस्टमर्स के लिए भी सेम है, फैमिली के लिए भी सेम है, टीम के लिए भी सेम है, ऑफिस के लिए भी सेम है और वो वैसी ही रहेगी। और इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली सुकून से आपके साथ बातें कर रहा हूँ। यहाँ मैं बोल दूँ कि नहीं नहीं हम तो ऐसे हैं और टीम बाद में पॉडकास्ट देख के बोले कि यार सर कितने फेक हैं, ठीक है। तो टीम उल्टा मेरे को ये बोलेगी सर आपने कुछ पॉइंट तो मिस कर दिया, आप तो हमें इतना प्यार करते हो, इतना ये करते हो, आपने वो तो ऐड नहीं किया है ना। सो हमारे लिए माई टीम इज़ माई इमोशन, माई टीम इज़ एवरीथिंग। उसमें बंदे आते जाते रहेंगे, वो देखो हर किसी के, किसी ने ग्रो भी करना है, किसी की फैमिली मजबूरी भी है, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी तरफ से प्यार कभी कम नहीं होगा। आप फ्लाइंग लीडर में अगर किसी को ज्वाइन करना होता है तो वो ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहता है? मतलब आप किसी में जो है क्या क्वालिटीज़ देखते हो कि वो उस पर्सन को आप अपना टीम मेंबर बना लेते हो? जॉब इंटरव्यू के टाइम मेरे लिए डिग्री इज़ अ सेकंड पार्ट। बंदे का कॉन्फिडेंस, बंदे का जुनून, बंदे को कितना फैमिली कंसर्न है, वो कितना फैमिली ओरिएंटेड है, वो मेरे लिए मैटर करता है। जिसको अपने घर का फिक्र ही नहीं है, वो क्या आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। तो मेरी जो इंटरव्यू राउंड होता है वो हर तरह से होता है। इमोशनली बोल लो आप उसको, मतलब कि पारिवारिक लगा लो, बातें लगा लो। मेरे को टेक्निकल क्वेश्चन मैं कभी नहीं पूछता, ठीक है। सो मेरे लिए स्टडी मैटर नहीं करती, मेरे लिए उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। मेरे को बस बंदा चाहिए ईमानदार, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर कस्टमर सही है और आप गलत हो तो मैं कस्टमर के साथ हूँ। अगर कस्टमर गलत है, आप सही हो, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। तो मेरा इंटरव्यू के टाइम पे उनको यही क्वेश्चनिंग होती है कि आप कैसे काम करोगे अगर आप फ्लाइंग लीडर को जुड़ते हो। हमें कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, हमें कोई वीज़ा पॉलिसीज़ नहीं चाहिए, हमें कोई शॉर्टकट बरतना ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप सुकून से काम करना चाहते हो और जुनून से करना चाहते हो और एक ब्रांड के आगे लेके जाने के लिए आप कितना काम कर सकते हो, वो मेरे को बताओ, यू आर इन। उसमें बंदे की सारी सफड़ी हो, चाहे बंदा फेल हो गया हो, चाहे बंदा जॉब से निकाला गया हो, मेरे को कोई मैटर नहीं करता। मेरे को बंदे की सिर्फ ईमानदारी चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। लिचड़गिरी जिसको वर्ड बोलते हैं ना, वो हमें पसंद नहीं है, ठीक है। वो लक्षण पसंद नहीं है, ठीक है। वो घटिया बातें पसंद नहीं है। और वैसे लोग आते हैं, वो एक गंदी मछली पूरे गंदे को, तालाब को गंदा करने की कोशिश करती है, तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि हम खुद साफ़ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन है। तो वैसा ही हम एनवायरनमेंट चाहते हैं।